स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस और इसमें हमारा 14 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बच्चों को बहाना नहीं करना है बिल्कुल भी। सिर्फ वीडियो सुनना है आराम से, चाहे उसकी स्क्रीन की तरफ मत देखना, लेकिन समझने हैं हर एक पॉइंट को। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं बीच में बताती रहूँगी। ठीक है, तो हम सब ने पहले सीखा है कि जो मटेरियल होते हैं वो अपने अंदर से बिजली को पास होने देते हैं। तो जो मटेरियल अपने अंदर से बिजली को पास होने दे रहे हैं उनको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ मटेरियल जो पास नहीं होने देते बिजली को, मतलब बिजली को नहीं पहुंचाते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने देखा कि जो मेटल होते हैं जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे रबर है या प्लास्टिक है, वो ऐसा नहीं करते। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है। इसको हम कैसे सीखेंगे, यहाँ से सीखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने टेस्टिंग की है लेमन जूस और विनेगर से। ठीक है, क्या किया कि एक वायर का एक पॉइंट एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है, और उस वायर को डिप कर दिया आपके लिक्विड में। लिक्विड क्या है यहाँ पे, लेमन जूस भी हो सकता है और विनेगर भी हो सकता है। अब एक वायर को और इसमें डिप कर दिया अलग से और उसको जोड़ दिया बल्ब से। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब लिया और उससे जोड़ दिया। अब एक तीसरी वायर ली, उसको बैटरी से भी जोड़ा और बल्ब से भी जोड़ा। ऐसे ही हमारा सर्किट बनता है ना, जब हम ऑन कर देते हैं स्विच को तो ये दोनों वायर आपस में टच कर जाती हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वायर को टच नहीं करवाना है। जैसे ही हम इसका सेल का जो बटन है वो ऑन करेंगे तो अगर कंडक्ट कर रहा है ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को, तो अपने आप ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। और अगर ये बिजली को पास नहीं होने देता तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ग्लो कर जाता है तो लिक्विड जो है वो कंडक्ट करते हैं बिजली को, अदरवाइज नहीं। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द लिक्विड्स बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट। जब लिक्विड दोनों टेस्टर्स में से बिजली का बहाव करता है तो एक सर्किट बन जाता है टेस्टर से, और वो कंप्लीट सर्किट बनने की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से बल्ब ग्लो करने लग जाता है। समझ गए। जब लिक्विड अलो ही नहीं करेगा, बिजली को अपने अंदर से पास होने की परमिशन ही नहीं देगा, तो जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं होगा और इस तरह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट है जो करंट का, उसकी वजह से फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब जो करंट की वजह से वो फिलामेंट हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है ज़्यादा, वो अपने अंदर से पास होने देगा बिजली को और वो ग्लो करने लगेगा। दो ए मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजीली एज मेटल। कोई भी मटेरियल जो बिजली को पास होने दे रहा है वो इतना आसानी से नहीं होने दे रहा होगा जैसे मेटल करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से सर्किट ऑफ टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक ए बल्ब ग्लो। कई बार ऐसा होता है कि जो सर्किट है ना टेस्टर्स का वो तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है ग्लो करने लगे। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक इलेक्ट्रिक करंट। क्या हम ऐसा कोई टेस्टर बना सकते हैं जिससे हम वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी टेस्ट कर सकें। इससे पहले हम समझते हैं एलईडीज को। एलईडी क्या होती है, देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एलईडी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एलईडी क्या होता है, क्या आपको पता है, एनसीईआरटी में ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि एलईडी होता क्या है। एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, ये वो छोटे छोटे डायोड्स होते हैं जो कि बहुत सारे कलर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट,
और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स पे। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट आपको दिखाई देती है ब्लू ग्रीन येलो, वो सारी एलईडी से बनी होती है। समझ गए। दूसरा पॉइंट, एलईडी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लाइटनिंग के लिए, और बहुत सारी एलईडीज़ को क्लस्टर्स बना के मतलब ग्रुप करके उनको एलईडी को एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है। मतलब जो आपका एलईडी का एक बल्ब आपको दिख रहा है उसमें बहुत सारे एलईडी का क्लस्टर होगा और वो तब ग्लो करेगा और बहुत ज़्यादा तेज लाइट आपको मिलेगी। एलईडी जो होती हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं और उनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल बल्ब होते हैं या फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। बट जो एलईडी का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं एलईडी को। सीएफएल जो करंटली यूज़ होती है वो प्रेफरेंस दी जाती है उसको, क्योंकि उसको उसकी कॉस्ट कम है, लोगों की पहुंच में है सीएफएल। लेकिन अब एलईडी जो है वो लोग यूज़ करने लगे हैं घरों में भी। सीएफएल के पास क्या होता है, मरकुरी होती है जो कि बहुत टॉक्सिक है। तो जब सीएफएल ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए बहुत सेफ्टी से। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ज़्यादा हो जाएगी तो एलईडी की कॉस्ट को भी कम कर देंगे, जो कि हमारा प्रेफर्ड सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एलईडी। एक बार और रिवाइज कर लें, एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो बहुत सारे कलर्स में होती है और इसके एलईडी का ग्रुप्स बना के उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी जो है वो बहुत कम लाइट में जल जाती है, एलईडी मतलब कंज्यूम करती है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को, और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल बल्ब होते हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, एलईडी का लाइट सोर्स है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, आजकल तो बहुत लोग यूज़ करते हैं घरों में भी एलईडी को। लेकिन सीएफएल का क्या नुकसान है, सीएफएल में मरकरी होता है जो टॉक्सिक होता है। इस तरह से आपको कंपैरिजन कभी पूछ लें, कोई राइट रॉन्ग स्टेटमेंट निकालने के लिए पूछ लें, तो सीएफएल का नुकसान तो ये है कि इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होता है मरकुरी, जिसको बहुत ही ध्यान से डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, एलईडी का बेनिफिट क्या है कि ये जो है बहुत ही कम लाइट को यूज़ करता है और बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी ये देता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए, जो एलईडी होता है वो बहुत ही कम लाइट यूज़ करता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। दो वायर्स होती हैं जिनको लीड्स बोलते हैं, एक लंबी और एक छोटी वाली। जब भी आप सर्किट से इनको कनेक्ट करते हैं तो जो लंबी वायर होती है, लॉन्गर लीड होती है, उसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो शॉर्टर लीड होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इस तरह से हमारी एलईडीज दिखती हैं कुछ। ठीक है, डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या आप बता सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है? आपने देखा होगा कि कैंपस नीडल जो होती है, कैंपास होता है ना, उसकी नीडल जो होती है जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो उसकी तरफ मतलब घूम जाती है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब अगर डिफ्लेक्शन होगी तो इससे भी पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि गुड और पुअर कंडक्टर हैं लिक्विड्स की, वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे लेमन जूस है, विनेगर है, टैप वाटर है, इसमें अगर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है ये भी यहाँ से पता चलता है। तो जैसे देखिए, लेमन जूस का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, तो अगर कंपास नीडल को आप देखोगे तो डिफ्लेक्शन शो होता है कि नहीं, तो इसमें होता है, यस। तो आपने, क्योंकि उसमें करंट पास होता है। ठीक है, तो करंट पास हो रहा है तभी तो वो कंपास नीडल मूव कर रही है, और इसको फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी तरह से ये जितने भी आपको दिए हुए हैं या अपनी तरफ से आपको कुछ लिक्विड्स पता है तो वो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 में लिख सकते हैं, और उसके बाद उनका रिजल्ट्स लिख सकते हैं। कंपास नीडल्स शो हो रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है या नहीं, ये गुड कंडक्टर है या नहीं, इस तरह से। ठीक है, अब पहेली कहती है कि जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, बट शी हैज़ ऑल्सो रेड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एयर। जब बिजली चमकती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट हवा से ही तो आता है। शी wonders if air is indeed a poor conductor under all conditions. This makes Bozo answer whether other material classified as a poor conductor
allows also allows electricity to pass under certain conditions. पहेली ने कहा कि जब बिजली चमकती है तो वो हवा से ही तो आती है हमारे पास, तो पुअर कंडक्टर कैसे हुई? तो बूझो कहते हैं कि कुछ मटेरियल जो कि पुअर कंडक्टर हैं लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस में वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। ठीक है, एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट। ज़्यादातर कंडीशन, कुछ कंडीशंस में ज़्यादातर मटेरियल अपने अंदर से बिजली पास करते हैं, जैसे कि हवा भी पास करती है। दिस इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबली टू क्लासीफाई मटीरियल एज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, जब हम मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि ये गुड कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है, और जो किसी कंडीशंस में भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, ऐसे बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। समझ रहे हो? अब देखिए, जैसे कोई मटेरियल पास करता है बिजली को, उसको कहते हैं गुड कंडक्टर, जो नहीं करता है उसको इंसुलेटर नहीं बोला, उसको बोला है पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो उन्होंने क्लासीफाई ऐसे नहीं किया कंडक्टर और इंसुलेटर, उन्होंने क्लासीफाई किया है हमारे साइंटिस्ट ने गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ये टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। अगर डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? अगर हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो क्या वो पास करता है? अगर दोबारा से टेस्ट करेंगे तो चलिए, जब सॉल्ट हम किसी चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होता तो वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। सॉल्ट के ऐड करने के बाद जैसे ही हम उसमें डिज़ोल्व करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। तो जो मिनरल्स होते हैं वो कुछ प्रेजेंट होते हैं नेचुरली इसमें, तो इसलिए ये वाटर जो है अब गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरी तरफ जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, इसीलिए वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है आपको ये चीज़? जिस किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है वो पुअर कंडक्टर होगा। अब पहेली कहती है कि दीज सॉल्ट्स मेक वाटर कंडक्टिंग, सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड और वाइल स्टैंडिंग इन ऑन वेट फ्लोर। जब भी हम गीले फर्श पे खड़े होते हैं, फ्लोर पे खड़े होते हैं तब, और जब हमारे हाथ गीले होते हैं तब हमें कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हैंडल नहीं करना चाहिए। समझ गए? क्योंकि पानी जो है वो गुड कंडक्टर है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल्ड वाटर मेक इट ए गुड कंडक्टर। हमने देखा कि जैसे सॉल्ट हम डिजोल्व करते हैं पानी में तो वो उसको गुड कंडक्टर बना देता है। अब यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो तो अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की हेल्प से ही करें। घर में कोई बड़ा इंसान है, बड़ा आदमी है, उसकी मदद से ये करें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है और उसका जो एक करंट का झटका होता है वो बहुत ज़्यादा, वो किसी की डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, टीचर, पेरेंट्स या घर में कोई बड़ा आपका रिलेटिव कोई भी हो सकता है, उसकी मदद आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट एक्टिविटी में एसिड का यूज़ होगा, इसलिए वो भी आप अपने बड़ों की मदद से लें। एक्टिविटी है, आपको 3 प्लास्टिक बोतल या रबर कैप्स लेनी है और उसमें डिस्टिल्ड वाटर हर एक में डालना है। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, एक में कुछ ड्रॉप लेमन जूस की और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है एक कैप में। ठीक है, सेकंड कैप में आपने बेस डालना है, जैसे कॉस्टिक सोडा डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, और लिटिल शुगर करनी है थर्ड वाली कैप में। ठीक है, तीनों कैप में अलग अलग हमने डाल दिया, एक में हमने लेमन जूस डाल दिया, एक में हमने कास्टिक सोडा डाल दिया और तीसरे में हमने शुगर डाल दिया। अब इनमें से देखना है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। ठीक है, मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट। जो भी, अब हमें ये भी बात क्लियर हो गई कि जो भी लिक्विड होते हैं उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, चाहे वो एसिड का हो, चाहे वो बेसिस का हो, चाहे वो सॉल्ट का हो, वो सभी अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट?
उसके बाद आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट कैसे आता है हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिक इफेक्ट तो आता है, कैंपस नीडल मूव करेगी तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आया है। अब हम देखेंगे कि कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स, कौन से केमिकल इफेक्ट्स। देखिए यहाँ पे एक कार्बन रोड है, दूसरी ये कार्बन रोड है, इस पे मेटल कैप है और ये वाटर है। ये वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, ठीक है। उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रोड जो वाटर में इमर्स होते हैं और जब करंट इनसे पास होता है तो बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो जो ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन के जो बबल प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो हाइड्रोजन बबल्स को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब उन्होंने, जो विलियम निकोलसन थे, उन्होंने बताया कि जब जैसे ही हम दो इलेक्ट्रोड को पानी में डिप करते हैं, किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन बबल्स निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है, और नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन निकलती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करते हैं, उस सॉल्यूशन से उस सॉल्यूशन से कंडक्ट करते हैं, तो इससे केमिकल रिएक्शन होती है, ये बताया हुआ है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव, वहाँ पे मेटल का डिपोजिशन होता है। समझ रहे हो कैसे पता चलेगा? चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, या तो सॉल्यूशन जो है जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का इलेक्ट्रोड लिया है, किस तरह का सॉल्यूशन लिया है। These are some of the chemical effects of the electric current। ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के होते हैं, और इन इफेक्ट्स को क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट्स। चलिए 1 मिनट के लिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इफेक्ट्स का कैसे पता चलता है? जब भी हम किसी सॉल्यूशन से, किसी इलेक्ट्रोड से करंट पास करते हैं, या तो डिपोजिशन हो जाती है किसी भी दूसरे मेटल की इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे, या फिर कलर चेंज हो जाता है उस सॉल्यूशन का, तो हमें पता चल जाता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बूझो क्या कर रहे हैं? बूझो ने सोचा कि किस तरह से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ये कोई कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसको कंफर्म करने के लिए बूझो ने क्या किया, एक पोटैटो लिया, उसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया और उसमें कॉपर वायर को इंसर्ट कर दिया। जैसे उसने इंसर्ट किया, उसकी मम्मा ने उसे बुला लिया, और उसके बाद हुआ आधे घंटे के बाद जब उसने देखा, तो उसने ग्रीनिश ब्लू स्पॉट नोट किया पोटैटो के ऊपर, ठीक है। एक ही जो वायर थी कनेक्ट हुई थी पोटैटो से, उसकी साइड तो ग्रीनिश सपोर्ट था, दूसरी जो वायर थी उसमें कोई भी सपोर्ट उसने नोटिस नहीं किया। तो इसकी वजह से उसे पता चला कि कुछ तो है जो कि ये सपोर्ट बना रहा है। अब उसने एक्टिविटी को दोबारा रिपीट किया, तो उसने देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वो हमेशा वो सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो उसने फेल किया कि ये बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल कैसे? कि जब भी उसे नहीं पता होगा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का, तो वो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। तो अब बूझो को ये तो पता नहीं चला कि पोटैटो में से बिजली पास होगी या नहीं, लेकिन उसने एक लगा लिया, ये पता लगाने की ट्रिक निकाल ली कि उसे पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएगा। अगर उसे नहीं पता होगा तो वो ढूंढ सकता है पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से साइंस में जो डिस्कवरीज होती हैं, हम करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है, तो इसी तरह से ज़्यादातर हमारी डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है A metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on another? तो इस तरह से एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को लगाने की जो प्रक्रिया होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। क्या आप सोच सकते हो कि किस तरह से एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पे लगाई जा सकती है? We will need copper sulfate and 2 copper plate of size around 10 to 14। इस तरह से हमें कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉपर प्लेट्स चाहिए जिनका साइज इतना होना चाहिए। 250 ml डिस्टिल वाटर होना चाहिए, क्लीन और ड्राई बीकर में बिल्कुल। अब हमें ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ कॉपर सल्फेट एंड मेक इट मोर कंडक्टिंग। अब हमें उसमें क्या डालना है?
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और इसे और कंडक्टिंग बनाना है। नाउ रिंस देम विद द वाटर एंड ड्राई देम। अब उनको क्या करना है, रिंस करना है कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से और अच्छे से उन्हें वाटर से ड्राई करना, धोना है, ड्राई करना है। अब इनको कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट्स को के टर्मिनल को बैटरी से और उनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है। इस तरह से ये एक्टिविटी आपको दिखेगी लास्ट में। देखिए कॉपर प्लेट है, उन्होंने डिप कर दिया कॉपर प्लेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये कॉपर प्लेट जो है फिर इन्होंने वायर से कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दी लास्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी इस तरह से, अब आपको बताएंगे। अलो द करंट टू पास फॉर 15 मिनट्स। अब कॉपर प्लेट के थ्रू हमने ना करंट पास करना है 15 मिनट के लिए। अब इलेक्ट्रोड्स को रिमूव करना है सॉल्यूशन से और उन्हें ध्यान से देखना है। क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? डू यू फाइंड कोटिंग ओवर इट? क्या आपको कोई कोटिंग नज़र आ रही है? इस कोटिंग का कलर क्या है? ठीक है, तो ये बताना आपने। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट हो जाता है। कैसे? कॉपर में और सल्फेट में। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो किस में टूट जाएगा वो? कॉपर में और सल्फेट में। जो फ्री कॉपर है वो ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड कनेक्टिंग टू नेगेटिव टर्मिनल। जो फ्री कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा उसके ऊपर। बट जो लॉस ऑफ कॉपर हो रहा है सॉल्यूशन से, उसका क्या? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारे सॉल्यूशन में कम हो रहा था वो दूसरी प्लेट जो जुड़ी हुई है उससे भी अलग हो जाएगा और वो उसकी भरपाई करता रहेगा। मतलब वो जैसे ही कम होता जाएगा तो दूसरी कॉपर प्लेट से वो ऐड होता जाएगा। तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन से लॉस हो रहा है कॉपर का, है ना, रिस्टोर हो जाएगा दोबारा और ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। इस तरह से एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे पे ट्रांसफर होता रहेगा। अब बूझो कहते हैं कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, so he performed activity 14.7 by connecting the carbon rod in place of copper plate which was connected to the negative terminal of the battery। अब उसने क्या किया, बूझो का दिमाग ज़्यादा चल रहा था, उसने क्या किया, कॉपर प्लेट की जगह पे उसने कार्बन रोड ले ली। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से उसे कनेक्ट कर दिया। प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल और अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ गए हो? जैसे ही हम किसी भी मेटल को किसी दूसरे मटेरियल पे डिपॉजिट करते हैं बिजली को पास करवा के, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मेटल जो है, डिजायर्ड मेटल जो है वो उस पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, बिजली के पास होने से वो डिपॉजिट हुआ है तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूज़फुल प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्री में मेटल्स की कोटिंग में। ठीक है, डिफरेंट मेटल की पतली पतली कोटिंग जो है, लेयर जो है वो बनाई जाती हैं इससे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। लेयर ऑफ मेटल जो डिपॉजिट होती है वो उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है तभी उसको डिपॉजिट करवाया जाता है। Chromium plating is done by on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burner, bicycle handlebars, wheel rims और बहुत सारी, ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। जो क्रोमियम होता है उसकी अपीयरेंस बहुत, मतलब वो चमकीला दिखता है, ये कोरोड नहीं होता, इस पर जंग नहीं लगता, स्क्रैचेस के लिए रेजिस्टेंस शो करता है ये। लेकिन क्रोमियम एक्सपेंसिव है और ये इकोनॉमिकल नहीं है सारा ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है। जो ऑब्जेक्ट्स क्रोमियम से बने होते हैं चीपर मेटल से और क्रोमियम की कोटिंग होती है उसके ऊपर, वो थोड़ा सा अफोर्डेबल होते हैं। सो ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल।
ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ज्वेलरी वाले भी कॉपर को यूज़ करते हैं, सिल्वर और मेटल को, ठीक है, उसमें मिक्स करके वो बनाते हैं। तो ऑर्नामेंट्स हुए ना जो इस तरह से अपीयरेंस होती है उनके ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की, ठीक है, थोड़े से कम एक्सपेंसिव होते हैं इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि जो गोल्ड होता है उसमें किसकी कौन सा जो धातु है वो मिक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कॉपर मिक्स होता है, सिल्वर में भी कॉपर मिक्स होता है। टिन कैंस होते हैं जो फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, टिन को आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तब वो बनाए जाते हैं। जो टिन होता है वो क्यों किया जाता है, आयरन के ऊपर प्लेटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जो हमारा टिन है वो लेस रिएक्टिव होता है, आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो फूड होता है हमारा जो कांटेक्ट में आता है टिन के, वो ख़राब नहीं होता, जैसे ही वो आयरन के कांटेक्ट में आता है तो वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आयरन जो ब्रिजेस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। आयरन में कमी है क्योंकि वो करोड हो जाता है, रस्ट लग जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। सो उसके ऊपर एक जिंक कोटिंग लगा देते हैं उस आयरन के ऊपर ताकि वो कोरोजन से और रस्ट से बच सके। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती हैं, जो डिपोजिशन होता है, डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज मेजर कंसर्न, ठीक है। जो सॉल्यूशन यूज़ होते हैं ना, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में यूज़ होता है, उनको कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, कहाँ पे उनको जैसे लास्ट में बेकार जो बच जाता है उसको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। पोल्यूशन क्रिएट करता है ये सॉल्यूशन जो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन, इससे पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस होती हैं ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके इससे, ठीक है। तो ये ही था हमारा चैप्टर, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे केमिकल इफेक्ट भी आता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है, ठीक है। इतना ही था इस चैप्टर में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो इसकी समरी ज़रूर सुन लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना।